हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेशन 2 नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। सबसे पहले हम नेटवर्किंग की बात करें तो नेटवर्किंग क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल्स। कम्युनिकेशन चैनल्स जैसे केबल्स हो सकती है या सैटेलाइट हो सकती है। और नेटवर्किंग हम करते क्यों हैं? बिकॉज नेटवर्किंग हमें अलाउ करती है रिसोर्सेज की और इन्फॉर्मेशन की शेयरिंग। सपोज हमने अपनी कंप्यूटर लैब में बहुत सारे कंप्यूटर्स पे एक ही प्रिंटर को वर्क करते देखा है। कैसे? बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। क्योंकि नेटवर्किंग से क्या होता है, जब भी हम नेटवर्किंग करते हैं तो जितने भी सिस्टम्स पे हम प्रिंटर यूज़ करना चाहते हैं उन सब के साथ उसकी नेटवर्किंग कर देते हैं थ्रू केबल्स और अदर मीडियम्स। तो उससे क्या होता है कि आप जितने भी सिस्टम्स पे आप प्रिंटर कनेक्ट है, हर किसी सिस्टम पे आप प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हो, उसे यूज़ कर सकते हो। यानी कि एक ही रिसोर्स को आप मल्टीपल जगह पे यूज़ कर रहे हो। और फिर इंफॉर्मेशन की जो बात है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि इंफॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं हम यूज़। देखिए, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे एक फ़ाइल को बहुत लोगों के पास में फॉरवर्ड करना है ताकि वो सब उस पर कुछ ना कुछ काम कर सकें और फिर वापस मुझे प्रोवाइड कर सकें, तो नेटवर्किंग की हेल्प से भी मैं ये काम कर सकती हूँ। मैं वो सारी वही फाइल, सेम फाइल, सब जितने भी सिस्टम्स पे मुझे उसे देना है, शेयर करना है, वह सारे सिस्टम्स नेटवर्किंग के साथ कनेक्ट करके उस फाइल को मैं उस नेटवर्क पे शेयर कर सकती हूँ, जिससे हर एक उस फाइल को ओपन कर सके, उसमें एडिट कर सके और वापस चेंजेस करके उसे मुझे बैक रिवर्ट कर सके। तो इस तरीके से हमारी नेटवर्किंग बहुत चीज़ों में बहुत हेल्प करती है। अब यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेटवर्किंग का जो आर्किटेक्चर होता है वो कौन कौन से दो तरीके से डिज़ाइंड होता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। तो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में P2P कहते हैं, और इस नेटवर्किंग में हम लोग सारे कंप्यूटर्स जितने भी कनेक्ट करते हैं, हर एक कंप्यूटर की सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम स्टेटस होता है। तो यानी कि कोई सर्वर नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है, सारे जितने भी सिस्टम्स हैं वो सब क्लाइंट हो सकते हैं और वो सभी सर्वर हो सकते हैं, यानी सबका इक्वल स्टेटस होता है। तो सिंपल फॉर्म में हम कहें P2P आर्किटेक्चर मीन्स इक्वल स्टेटस। अब हम आगे बात करेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में जैसे कि कंप्यूटर लैब में आपने देखा होगा, हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स सॉफ्टवेयर। तो एक्स्ट्रा मार्क्स सॉफ्टवेयर में जो हमारा सिस्टम होता है, मेन सिस्टम जो होता है जिसके थ्रू हम एक्स्ट्रा मार्क्स चलाते हैं, सबसे पहले वो ऑन होता है। तो वो जो वहाँ पे कंप्यूटर है जो जिसके थ्रू एक्स्ट्रा मार्क्स चलता है, दैट कंप्यूटर इज सर्वर कंप्यूटर। और बाकी जितने भी सिस्टम्स उसे एक्सेस कर पाते हैं, ऑल दोज आर क्लाइंट्स कंप्यूटर। तो हम सर्वर कंप्यूटर के थ्रू डिफरेंट क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जांपल देके मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर में भी इसी तरीके से काम होता है। जो सर्वर होता है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट कंप्यूटर्स को, और सर्वर कंप्यूटर्स से क्लाइंट कंप्यूटर्स सर्विसेज लेते हैं। तो इस तरीके से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आपका काम करता है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हम सबसे पहले लैन के बारे में बात करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क वो होता है जिसमें जो एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया पे होता है, जैसे कि घर पे या स्कूल में या कंप्यूटर की लैब में या किसी ऑफिस की बिल्डिंग में। तो वो जो लिमिटेड एरिया में हम यूज़ करते हैं, दैट नेटवर्क इज़ कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। और जब हम बात करेंगे वैन की, वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि एक ब्रॉड एरिया को कवर करता है, जैसे कि एक कंट्री को, एक सिटी को, या फिर हाँ, बहुत सारी नेशनल बाउंड्रीज को। तो उस वाले नेटवर्क को हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने इंटरनेट है। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसे हम वर्ल्ड वाइड एक्सेस करते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो नेटवर्क्स हैं वो काम करते हैं। इसके बाद बात करेंगे इंटरनेट की। इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है जो कि बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट करता है। Internet is a global system of interconnected computer networks that use the standard internet protocol suites to serve billions of users worldwide. इस डेफिनेशन के पीछे क्या बात छिपी हुई है कि सिंपली अगर लैंग्वेज में हम कहें कि इंटरनेट क्या है, एक ग्लोबल सिस्टम है जो कि बहुत सारे इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में जोड़ता है।
एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के साथ में। अब कैसे, जैसे कि सपोज अगर हम एक कंप्यूटर लैब के अंदर एक नेटवर्क बना लेते हैं, तो वो एक छोटा सा नेटवर्क है, उससे हम सिर्फ उसी नेटवर्क के अंदर बात कर पाते हैं, उसी नेटवर्क में बात कर पाते हैं। बट अगर हम बात करेंगे इंटरनेट की, तो इंटरनेट जो है वो इसी तरह के छोटे छोटे बहुत सारे नेटवर्क से मिलकर बना है, ताकि वर्ल्ड वाइड लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाएँ। और आज की डेट में इंटरनेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टेक्नोलॉजी ऑफ मॉडर्न टाइम। क्यों? क्योंकि हर चीज़ हमारी इंटरनेट से जुड़ी हुई है, इंटरनेट हर चीज़ में यूज़फुल है। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं, अगर हम ये वीडियोस आपको बना के फॉरवर्ड कर रहे हैं या इस तरीके का कोई भी काम कर रहे हैं, दैट इज़ हेल्पफुल टू यू एज अ स्टूडेंट। और अगर हम बात करें, ये तो एजुकेशन की बात हो गई, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी रिसर्च और जनरल इन्फॉर्मेशन है, उसकी बात हो गई, बिजनेस की बात हो गई, इस तरीके की किसी भी चीज़ की बात होगी, तो हर जगह पे इंटरनेट का अपना एक यूज़ है। और आजकल आई थिंक यू कैन से लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट इंटरनेट। तो इंटरनेट के लिए कौन सी चीज़ काम करती है, यहाँ पे हम एक चीज़ इंपॉर्टेंट टर्म देखने वाले हैं, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एब्रीविएट हुआ था WWW से, या फिर W3 हम बोल सकते हैं, जिसे हम कॉमनली वेब के नाम से जानते हैं। वेब इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड बाय द इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू हम इंटरलिंक्ड हाइपर डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम वेब ब्राउज़र के थ्रू वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं, और वो वेब पेजेस जिनमें टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और बहुत सारे मल्टीमीडिया आइटम्स हम उनके बीच में नेविगेट कर सकते हैं हाइपरलिंक के थ्रू। वेब सर्वर्स पे जो इन्फॉर्मेशन होती है, इस इन्फॉर्मेशन को हम वेब पेजेस के थ्रू रिट्राइव कर सकते हैं वेब ब्राउज़र पे यूज़ करके। मतलब वेब पेजेस को देखने के हमें ज़रूरत पड़ती है वेब ब्राउज़र की। जैसे कि हमारे पास में अभी अगर हम कोई वेब पेज खोलें या वेबसाइट खोलें, तो उसके लिए हमें पहले वेब ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। वेब ब्राउज़र हमारा जो सबसे आजकल फेमस है, दैट इज़ गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, या फिर इस तरीके का कोई भी वेब ब्राउज़र हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम वेब ब्राउज़र की बात करें, तो वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वेब पेजेस, वेबसाइट्स को देखने के लिए काम करता है बिटवीन यूज़र एंड वर्ल्ड वाइड वेब। और वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर वो है जो कि वेबसाइट्स को स्टोर करता है ताकि आप उन्हें इंटरनेट पे देख सकें। अब हमारे पास में नेटवर्किंग के कुछ एडवांटेजेस हैं। वो एडवांटेजेस क्या हैं? जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा शेयरिंग की। आप इंटरनेट का यूज़ करके या नेटवर्किंग का यूज़ करके रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो, फाइल्स को शेयर कर सकते हो, स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, इन कुछ भी डेटा को शेयर कर सकते हो। इसके बाद बात करेंगे हार्डवेयर शेयरिंग की। हार्डवेयर शेयरिंग मैंने आपको अभी एक नेटवर्किंग समझाते वक्त एग्जांपल दिया था प्रिंटर का। इसी तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हार्डवेयर शेयरिंग की। हार्डवेयर शेयरिंग में कोई भी डिवाइस हो सकता है, जैसे प्रिंटर हो सकता है या स्कैनर हो सकता है। आप प्रिंटर को, स्कैनर को शेयर कर सकते हो नेटवर्किंग से, ताकि आप मल्टीपल सिस्टम्स पे सेम ही हार्डवेयर कंपोनेंट को यूज़ कर सको। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग 10 printers for each users, one printer can be purchased and shared among multiple users, thus saving cost। ठीक है। इसके बाद इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग। You can purchase a single internet connection and share it among other computers in a network instead of purchasing multiple internet connection। यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शंस खरीदने से आप बच सकते हैं, बजाय आप एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन खरीद लीजिए और उसको मल्टीपल कंप्यूटर्स यूजर्स के साथ में शेयर कर लीजिए बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। तो इससे क्या होगा? मल्टीपल यूजर्स सेम इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ कर पाएंगे नेटवर्क की हेल्प से। जैसे हम स्कूल और कंपनीज में करते हैं। स्कूल और कंपनीज में एक ही नेटवर्क यूज़ होता है और उसमें बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो सेम नेटवर्क को यूज़ करते हैं। यूसेज ऑफ नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। ऐसी एप्लीकेशंस जो कि नेटवर्क बेस्ड होती हैं, जैसे वेब ब्राउज़र है, ईमेल क्लाइंट्स हैं, चैट एप्लीकेशंस हैं, ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग्स हैं, ये सब क्या हैं? ये भी एक एडवांटेज है जिसके थ्रू हम नेटवर्क से एक्सेस कर पाते हैं, जिसे हम नेटवर्क की वजह से एक्सेस कर पाते हैं। ये सारी नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ गेटिंग एक्सेस टू द इंटरनेट। हम इंटरनेट एक्सेस कैसे ले पाएंगे? इसके लिए हमें एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। इंटरनेट कनेक्शन हमें कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेट कनेक्शन हमें प्रोवाइड होता है ISPs के थ्रू। ISPs की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। जैसे कि सबसे बड़ी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया इज़ भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट भी इस तरह की ISPs हैं, जिनमें हम मोस्ट कॉमनली जानते हैं एयरटेल को, वोडाफोन को, टाटा डोकोमो को,
MTS को, और भी बहुत सारी ISPs हैं। तो ISP एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हमें इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है वाया डायल अप और वायरलेस कनेक्शन। मतलब एक डायल अप यानी कि यूजिंग मॉडेम और हार्ड वायर्ड, और या फिर आप बिना वायरलेस कनेक्शन के भी ये लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप कैसी कनेक्टिविटी चूज करना चाहते हो ये डिपेंड करता है आपकी टेक्नोलॉजी पे, स्पीड पे, कनेक्शन पे। आपके एरिया में जो चीज़ जैसी अवेलेबल है वैसे ही आप कनेक्टिविटी एक्सेस कर सकते हो या चूज कर सकते हो। यूजुअली स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस यूजर्स, होम यूजर्स यूज कनेक्टिविटी टाइप सच एज DSL। DSL यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ये एक कॉमन सर्विस है जिसे स्मॉल और मीडियम बिजनेस यूजर्स ज़्यादातर यूज करते हैं। बात आती है मॉडेम की। मॉडेम क्या है? मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो कि डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स को एनालॉग कंप्यूटर्स में और एनालॉग कंप्यूटर सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। मॉडेम जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव किया गया है? मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर से। इस मॉड्यूलेटर का मतलब ही होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, और डिमॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। तो ये डिवाइस हम क्यों यूज़ करते हैं? जब हम एक ही डिवाइस के थ्रू इंटरनेट भी एक्सेस कर पाते हैं और टेलीफोन लाइन भी यूज़ कर पाते हैं, तो वो कैसे होता है? वो डिवाइस के थ्रू। मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो कि सेम टाइम पे एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है, ताकि आप टेलीफोन लाइन भी यूज़ कर पाओ और डिजिटली भी काम कर पाओ, यानी कि एनालॉग डेटा भी यूज़ कर पाओ और डिजिटल डेटा भी यूज़ कर पाओ। बात आएगी टाइप ऑफ कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी की। कॉमन इंटरनेट कनेक्टिविटी में जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ज़्यादातर यूजर्स यूज़ करते हैं। ये वायर्ड सर्विसेज है। इस तरीके के और भी टेक्नोलॉजी हैं और टाइप ऑफ कनेक्टिविटी है इनकी, जिसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। डायल अप है जो कि वायर्ड कनेक्टिविटी है जिसकी। DSL भी वायर्ड है, केबल इंटरनेट एक्सेस वायर्ड है, 3G वायरलेस है, WiMAX वायरलेस है और वाईफाई भी वायरलेस है। तो डायल अप की बात करें, डायल अप एक ऐसा इंटरनेट एक्सेस का फॉर्म है जो PSTN बेसिस पे काम करता है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। It is used to establish a connection to an internet service provider via telephone lines using a device called modem, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया था जब हम मॉडेम के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे। मॉडेम डिवाइस के थ्रू आप टेलीफोन लाइंस को भी यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ उससे इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हो। सो दैट कनेक्शन इज कॉल्ड डायल अप कनेक्शन। यू कैन से these are extremely slow. In most cases it is replaced by high speed connection such as DSL और cable modem। DSL भी उसी तरह की सर्विस आपको प्रोवाइड करता है जैसे कि आपको PSTN में डायल अप के थ्रू मिली थी। इट प्रोवाइड्स एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क। बट यहाँ पे थोड़ी खासियत ये है DSL की, DSL फिल्टर रिमूव्स द हाई फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। आपको DSL कनेक्शन के लिए क्या चाहिए? यू नीड अ DSL मॉडेम और सब्सक्रिप्शन। इसके बाद केबल इंटरनेट एक्सेस क्या है? एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस है जो यूज़ करता है केबल टेलीविजन इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज़ प्रोवाइडेड थ्रू एग्जिस्टिंग केबल TV नेटवर्क। दिस इज सिमिलर टू DSL दैट इज प्रोवाइडेड ओवर एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइंस। ये आप यूज़ करते हैं, आप देख भी रहे हैं क्या केबल आप ले रहे हैं, जिसमें आपका सेट टॉप बॉक्स है उसके थ्रू एक केबल आ रही है और उससे आप केबल यूज़ कर पा रहे हैं। अब बात आएगी 3G की। 3G क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूज फॉर मोबाइल डिवाइसेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड नेटवर्क्स। HSDPA ये क्या है? It is a communication protocol that allows higher data transfer speed and capacity. Supports for 3G is available on your mobile phone. You can subscribe to the 3G connectivity with your ISP in order to get high speed internet connection on your phone. आप आज 4G भी यूज़ कर रहे हो। 4G एक उससे भी हाई स्पीड कनेक्शन है जो कि आपको ISPs प्रोवाइड करती हैं, जिसे आप अपने मोबाइल फ़ोन पे यूज़ करते हो और उससे आप नेटवर्क को फास्ट एक्सेस कर पाते हो। अब बात आएगी WiMAX की। WiMAX वाईफाई की तरह ही है बट ये लार्जर एरियाज़ पे यूज़ होता है। वाईफाई जो होता है वो शॉर्ट एरियाज़ पे यूज़ होता है, शॉर्ट जगह पे, मतलब एक शॉर्ट एरिया को कवर करता है वाईफाई। बट अगर लार्ज एरिया पे अगर कवर करना हो तो उसके लिए हम WiMAX यूज़ करते हैं। इट इज़ अ वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अक्रॉस सिटीज़ एंड कंट्रीज़। अब वाईफाई के बारे में मैंने अभी आपको बताया, पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए हमें अलाउ करती है, जैसे कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स को डेटा एक्सचेंज करने के लिए एक नेटवर्क के थ्रू, और ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है।
स्मार्टफोन्स पे, कंप्यूटर्स पे। Wi-Fi is used where cables cannot be run to provide network and internet access. Wi-Fi can also be used where users requires mobile connectivity. It is used in home and office, hotels, colleges, school, campus, typically for internet access. Shopping malls, coffee shop, resorts mostly offer free or paid Wi-Fi access to the internet for their customers. अब डेटा ट्रांसफ़र इंटरनेट पे होता कैसे है, इस प्रोसेस को हम समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे हम। कोई भी डेटा ट्रांसफ़र जब इंटरनेट पे होता है तो वो किस तरीके से होता है। जो डेटा होता है वो ब्रोकन अप हो जाता है छोटे छोटे पैकेट्स में। पैकेट्स बिट्स के होते हैं। सबसे पहले डेटा जो है वो बिट्स में ब्रोकन हो जाता है और उसके सेम साइज़ के पैकेट्स बन जाते हैं। और फिर उसके बाद में a header is added to each packet explaining where the data has come from and where it should end up। इसका मतलब यह है कि हर पैकेट पे एक लेबल लग जाता है जिसे हम, जैसे सपोज हम आईपी एड्रेस से किसी चीज़ के रिकॉग्नाइज करते हैं, किसी चीज़ को किसी वेबसाइट को रिकॉग्नाइज करते हैं। आपको गूगल पे काम करना है तो google.com आपको टाइप करना पड़ता है। google.com क्या है? google.com तो एक डोमेन नेम है जिसे हम याद करने के लिए यूज़ करते हैं, बट उसके पीछे एक आईपी एड्रेस है गूगल का। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो भी डेटा आपका ट्रैवल होता है, जितना भी डेटा आपका ट्रैवल होता है इंटरनेट पे, हर किसी के साथ एक हेडर अटैच हो जाता है और उस हेडर पे एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिससे पता लगता है कि वो कहाँ से आ रहा है और उसे कहाँ पे जाना है और किस पैकेट के साथ में फिट। क्योंकि अभी हमने क्या बोला था, पैकेट्स में डेटा डिवाइड हो जाता है। जो डेटा है वो बिट्स में डिवाइड होने के बाद में पैकेट्स में बढ़ जाता है। तो जो पूरा डेटा है उसके जितने भी पैकेट्स बने हैं, अगर वो पैकेट्स वापस रीअसेंबल होते टाइम पे एक दूसरे के साथ सही से फिट नहीं होंगे तो इट मीन्स डेटा जो है वो सही असेंबल नहीं होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, जब भी पैकेट जो है वो किसी सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाता है, जब तक कि हर पैकेट अपने कंप्यूटर से पहुंचता है अपनी डेस्टिनेशन तक, और तब तक मूव करता रहता है, ट्रैवल करता रहता है जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं जाता। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता कि जितने भी पैकेट्स, जो डेटा के पैकेट्स हैं, वो सेम ही रूट से निकले, सेम ही रूट फॉलो करें सारे। एट द डेस्टिनेशन द पैकेट्स आर एग्जामिन्ड। लास्ट में जो जितने भी पैकेट्स होते हैं वो एग्जामिन किए जाते हैं, कोई पैकेट मिसिंग तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है, क्योंकि वापस उन्हें रिसेंबल होना है। और रीअसेंबल होने के टाइम पे जिस पैकेट के आगे या पीछे लगना है, अगर वहाँ नहीं लगा तो पूरा डेटा बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए हर पैकेट को अच्छे से जांच किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है कि वो कोई पैकेट मिसिंग तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं है। और अगर कोई डैमेज या कोई मिसिंग है तो उसको वापस रीसेंड करने के लिए मैसेज सेंड किया जाता है। उसके बाद में सारे पैकेट्स रीअसेंबल हो जाते हैं और उसके बाद ओरिजिनल फॉर्म में अपने रीअसेंबल कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से डेटा ट्रैवल होता है। जैसे नॉर्मल, अगर आप इस चीज़ को आप नॉर्मल समझने की कोशिश करें, जब हम कोई वीडियो किसी दूसरे पर्सन को भेज रहे होते हैं, कोई मैसेज ऑडियो किसी को भेज रहे होते हैं, तो जो ऑडियो है या जो वीडियो है उसमें जितना भी डेटा है वो डेटा बिट्स में डिवाइड होके और पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है। और हर एक पैकेट के ऊपर एक लेबल लग जाता है, लेबल यानी हेडर, जिससे ये पता लग जाए कि कौन सा डेटा किस सीरीज़ का है। उसके बाद में वो डेटा ट्रेवल होता है और ट्रेवल होने के टाइम पे ईच वन बाय वन हर पैकेट जो है अपना रूट लेके डेस्टिनेशन पे पहुंचने की कोशिश करता है, यानी जहाँ पे उसे पहुंचना है। और पहुंचने के बाद में जब वो पहुंच जाता है, अगर पूरा डेटा पहुंच गया, हर पैकेट वहां तक पहुंच गया और सीरियल वाइजली उसको असेंबल कर दिया गया, रीअसेंबल कर दिया गया है, तो वो पूरी वीडियो आप सुन सकते हो, पूरी ऑडियो आप सुन सकते हो, वो रेडी हो जाती है आपके लिए। बट अगर बीच में से कहीं भी एक पैकेट मिस हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तो वो जो वीडियो है वो आपको दोबारा फॉरवर्ड करने के लिए बोला जाता है। जो पर्सन है जो भेज रहा है, जो सेंडर, उसको दोबारा फॉरवर्ड करने के लिए भेजा जाता है ताकि दोबारा से उसके सारे पैकेट्स को रीअसेंबल किया जाए। तो यही पैटर्न फॉलो होता है डेटा ट्रांसफ़र करने में।